जी दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान के नए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। और बड़ी देखिए कितनी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के सियासतदान, हमने ये तो सुना है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो दे लुक फॉर देयर इंटरेस्ट फर्स्ट, और बड़े बड़े टॉल क्लेम्स लेके आते हैं, प्रोमिसेस बड़े करते हैं। उनकी कोई वो जो है ना, वो इज्जत तो उनकी होती है लेकिन उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आज भारत के अंदर उनकी जो सरकार हुकूमत में होती है वही इलेक्शंस करवाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर सियासतदान आपस में इतना लड़ते हैं, और एक हर कोई इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो बगल बच्चा बनना चाहता है, कि वो सारे के सारे लोग ये भूल जाते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस मुल्क का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू है, ना कि इन लोगों की वैल्यू है। भारत का वज़ीर आज़म या भारत की जो हुकूमतें हैं, जो हुकूमत में आता है वही इलेक्शन करवाता है, तो कोई ये नहीं कहता रिगिंग हुई है। इंडिया के अंदर रिगिंग के इल्ज़ामात नहीं दिए जाते। वहाँ पे ये नहीं है कि उनके प्रोसेसेस नहीं होते, वहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर। वो किस तरह देखिए, डेमोक्रेसी इज़ बेसिकली अ फेस्टिवल है ना, मतलब पीपल आर एन्जॉयिंग हैविंग फूड, पॉलिटिकल कैम्पेन्स हो रही हैं, पॉलिटिकल रैलीज़ हो रही हैं। लोग जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं, दे आर सपोर्टिंग वन, दे आर कास्टिगेटिंग दिस जो है द अदर अदर पॉलिटिशियन। सो एक ऐसा लगता है कि जैसे लोग जो हैं वो बड़ा एक एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इन इंडिया दे डू सेलिब्रेट एज अ फेस्टिवल। हमारे यहाँ अभी फॉर एग्जांपल जो हमारे मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, इनको नाम प्रपोज किया गया है एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। सुनने में ही आ रहा है, मेरा ख्याल से ही विल बी मोस्ट लाइकली दी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर 3 महीने के लिए। अब दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता कि एक हुकूमत है उसने 5 साल कंप्लीट किए, उसके बाद 3 महीने एक अबूरी निज़ाम, एक इंटरिम सेटअप आएगा जो फेडरल गवर्नमेंट में भी आएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आएगा। उसके बाद फिर वो इंटरिम सेटअप जो है वो इलेक्शन करवाएगा। अच्छा, उस इंटरिम सेटअप की कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई फैसले नहीं कर सकता, वो लॉन्ग टर्म फैसले नहीं कर सकता, वो डे टू डे अफेयर कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है जनाब, लेकिन वो बैठा हुआ है, वो इंटरिम सेटअप, उसको मेजॉरिटी इस्टेब्लिशमेंट चला रही होती है, फौज चला रही होती है, इधर उधर से पकड़ गए, इंज करो, इंज करो, इंज करो। और ये सियासतदान समझते हैं कि ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करना नहीं मुनासिब समझते, ये फौज पे ट्रस्ट करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। सो दे हैव समवन एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जनाब। और वो फिर बंदा जो है ना उसके पास कोई काम करने की ताकत है, ना सलाहियत है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं, डिस्कशंस होनी हैं, इंगेजमेंट्स होनी हैं, हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, कहीं से कुछ चाहिए, लेकिन हमने अजीब एक निज़ाम पैदा किया है। खैर एनी हो, ये बात करने के बाद बताता चलूँ कि इसहाक डार जो कि नवाज़ शरीफ साहब के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं। मेरा ख़्याल है कि इसहाक डार साहब के जो बेटा है, उनसे नवाज़ शरीफ साहब की बेटी की शादी हुई हुई है। लेकिन इसके साथ-साथ इसहाक डार जो है वो एक बैंकर हैं, वो 5वीं दफ़ा वो फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, बड़े तगड़े बंदे हैं नवाज़ शरीफ। ही हैज़ ऑल द आइज़ एंड ईयर्स ऑफ नवाज़ शरीफ, ऑल द आइज़ एंड ईयर्स। सो अभी गवर्नमेंट जो है मौजूदा हुकूमत ने नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ ने इनको नॉमिनेट किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी की जो पार्टी है वो डिसएग्री करती है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बेसिकली मीडिया गिमिक्स होती हैं। दिस द नेम इज़ फाइनल। Isaac Dar is going to be the interim prime minister in the country. One, पीपल्स पार्टी भी एग्री कर जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट भी एग्री है, सारा कुछ इसलिए नाम निकाला गया है उनका। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हालात इतने क्रिटिकल हैं कि यहाँ पे सियासतदान आपस में अब वो लड़ने वाली कि अगर इमरान खान होता तो ये कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। सो इमरान खान को फारिग हुआ, इमरान खान ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी, फारिग हो गए। अब ये बंदे जो हैं, अब ये आ गए हैं। अच्छा, और अब अगर ये पावर में अब ये जब आए हैं, तो असल चीज़ क्या है? इकोनॉमी। सो मैं आपको बार-बार कह चुका हूँ, द इकोनॉमी टेक्स अस अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के अंदर ये। ये पाकिस्तान की गैर रवायती सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान डिसइंटीग्रेशन की बात हम करते रहे हैं, कोलैप्स की बात करते रहे हैं, टूटने की बातें, हमने क्या-क्या बातें नहीं की।
لیکن جو چیز پاکستان کو توڑ سکتی ہے، جو پاکستان کو مسائل کو گمبھیر کر سکتی ہے، وہ اکانومی ہے۔ اگر پاکستان نہ بھاگ رہا ہو فرام پلر ٹو پوسٹ، وی ہیو ٹو رن فرام پلر ٹو پوسٹ ٹو گیٹ دا منی۔ کدی وہ کار کدی وہ کار کدی وہ کار اتنے جا کے دروازہ کٹکا پائے نہ پائے 500 دیا جائے پائے نہ 1000 دیا جائے پائے 2000 دیا جائے پائے 5000 دیا جائے، دس از واٹ وی ڈو۔ ٹھیک ہے، اب اسحاق ڈار بینکر ہے، فائنینس منسٹر ہے، آئی ایم ایف سے ڈیل کرتا رہا ہے، اب آئی ایم ایف نے ان کے اوپر نیا الزام لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اسحاق ڈار جو ہے نا، یہ کیا کرتا ہے، اس نے بھی حالات خراب کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور وہ اس طرح حالات خراب کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ تھا، ٹھیک ہے جناب، یہ اس کو مینوپولیٹ کرتے تھے۔ اب ایکسچینج ریٹ اگر وہ نہ مینوپولیٹ کرتے اسحاق ڈار صاحب، تو پاکستان دا جو نا پٹھا پہ جانا سی۔ اب فار ایگزامپل ایکسچینج ریٹ اگر مارکیٹ لیول پہ جو مارکیٹ جس طرح چیزیں چلا رہی تھی وہ نہ کرتے، اسی طرح جو کیا نام ہے اس کا، جو پچھلے فائنینس منسٹر تھے ان کے اوپر بھی لگایا انہوں نے کہ انہوں نے جو بجٹری جسے وہ بولتے ہیں نا ایکسپینشنز بڑی کی، انہوں نے بہت زیادہ پیسہ لگا دیا، ادھر ادھر کر دیا۔ سو جو کوشچن ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ پیسے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، پیسے کی ویلیو کو ٹھیک رکھنا چاہتے تھے تاکہ پاکستان کے پیسہ زیادہ بے وقت نہ ہو۔ بے وقت تو آلریڈی ہے، لیکن he didn't want کہ یہ اتنا بے وقت ہو کہ اس کی کوئی ختم ہی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جناب، اور سو اسحاق ڈار جو ہے اس نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی۔ ابھی پاکستان کو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ساتھ جو ہے وہ انگیج رہنا چاہتا ہے۔ سو یہ جو ہمارا ایک الیکشن لا بھی ہے جس کو بدلا جا رہا ہے، اس کو آرڈیننس سے بدلا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، سارے نام کی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ خیر اینی ہو، وہ ایک اور ڈسکشن ہے، لیکن ایک آرڈیننس کے ذریعے موجودہ جو کانسٹیٹیوشن ہے بدلا جائے گا، الیکشن بل بدلا جائے گا، جس کے ذریعے جو پرائم منسٹر ہے اس کو مزید امپاور کیا جائے گا، مزید امپاور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے ذریعے جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، اس کی جو کیبنٹ ہوگی، ان کو مزید طاقت دی جائے گی، ان لوگوں کو کہ وہ فیصلے کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ اگر وہ فیصلے کر پاتے ہیں تو یہ دیٹ ول بی سم تھنگ جو دیٹ از گڈ فار دا کنٹری ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، فرینکلی اسپیکنگ۔ میں نے جیسے بار بار انڈیا کی مثال دیتا ہوں، کیوں انڈیا کی مثال دیتا ہوں؟ وہاں پہ اس لیے کہ پائے نہ ہوتے آپس میں جو لوگ لڑتے ہیں، پیڑتے ہیں، ایک دوسرے نے کھو کھاندے نے، but they have decided that their institutions are performing. The Election Commission of India is not targeted by the political parties that the elections were not fair and so and so. مسائل ہمیشہ رہیں گے یہ، کیونکہ these مسائل are in our culture۔ ٹھیک ہے جناب، یہ مسئلے جو ہیں، یہ ایشوز جو ہیں ہمارے کلچر میں ہیں بیسیکلی۔ ٹھیک ہے جناب، اور کلچر میں ہونے کی وجہ سے دیز آر دیئر چیلنجز۔ سو ہمارا کلچر اس خطے کا ایسا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ہمارے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کی آپس میں اب آپ امیجن کریں نا کہ کیا عزت رہ گئی سیاستدانوں کی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا پلان کرنا ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا منصوبے بنانا ہے، انہوں نے ہمارے دنیا میں ہمارے لیے جا کیا کرنا ہے، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے۔ اور میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ایم نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی پارٹیاں دھکے کھا کھا کے، فوج کے چانڈے کھا کھا کے، تپڑ کھا کھا کے، ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے تو بہت زیادہ چیزیں سیکھ گئے ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ دیکھ لی دونوں جماعتوں نے۔ عمران خان نیا آیا، انہیں ہر شاہی ملیا میٹ کر دی، اس نے بہت زیادہ ٹائم ضائع کیا پاکستان کا۔ تو اس کے بعد اس نے پھر آگے دوبارہ اپنا جنوں ساڈے اسی کہنے لچ تولتا، وہ جڑا لچ تلیا انہوں نے عمران خان صاحب نے، او دی وجہ تو پھر دوبارہ ایک نیا پاور امبیلنس کنٹری میں ہوا۔ ادروائز یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے اس مقام پہ پہنچ سکتی تھی کہ یہ ڈسکس کرتی کہ ہاں، جیسے انڈیا میں آیا نا عام آدمی پارٹی، وہ خیر اتنے بڑے پیمانے پہ تو نہیں جا سکی عام آدمی پارٹی، 1 2 3 اسٹیٹوں میں چلی گئی ہے۔ اسی طرح عمران خان آئے، عمران خان کیونکہ پاکستان چھوٹا ہے، آتے ہی اسٹیبلشمنٹ کی مدد ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے اوپر ہاتھ رکھا، عمران خان صاحب لیڈر بن گئے۔ بعد میں عمران خان بھول گیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، وہ سمجھے میں آپ آیا، اور پھر انہوں نے انہوں دوبارہ دسیا بیٹا نہیں تو نہیں آیا، ایسی تینوں لے کے آیا۔ اس نے کہا سر سوری، یہ وہ آگے بھیجے، پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خیر اینی ہو ہوئیں۔ سو یہ جو انٹرم پرائم منسٹر آئے ہیں، یہ رشتہ دار ہیں نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے۔ ان کو اس لیے رکھا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے، ایز اے ٹیکنوکریٹ، ان کو اس لیے لایا جا رہا ہے بیکاز
इज़ अ बैंकर। इनको इसलिए रखा जा रहा है बिकॉज़ कि ये अगले 3 महीने पाकिस्तान की जो इकॉनमी होगी, जैसे ही ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो चलाएगी। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगली हुकूमत फिर नवाज़ शरीफ की आने वाली है। उसकी वजह ये है कि अगर नवाज़ शरीफ का समधी, नवाज़ शरीफ का रिश्तेदार जो है वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आता है, नवाज़ शरीफ का भाई जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आता है, तो इसका मतलब है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म भी तो इसी ने आना है, नवाज़ शरीफ की फैमिली से ही आना है। और ये जो इंटरिम सेटअप आना है, इसने थोड़ा इकॉनमी सिर्फ थोड़ी देखनी है, इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो भी देखनी है, इन्होंने स्टेट भी देखना है, इन्होंने सारी चीज़ें देखनी है। तो वो सारा कुछ कंट्रोल किसने करना है? वो नवाज़ शरीफ ने ही करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ एस्टैब्लिशमेंट समझती है, या नवाज़ शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट से कहा है कि आपने मेरे से ज़्यादतियाँ की हैं, मुझे डिस्क्वालीफाई कराया, मुझे ये कराया, मुझे निकाला, मैनू बेतौकीर किया, मैं वज़ीर-ए-आज़म था, सुप्रीम कोर्ट को आपने ये किया, तो अब सारी चीज़ें ठीक करके दें मुझे। सो ये बेसिकली मेरा ख़्याल है कि वो जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये उनका अज़ाला किया जा रहा है। मेरी एक नाक़सी राय है, मे बी रॉन्ग ऑन दिस, मैं कोई वो नहीं हूँ। लेकिन ये एक अज़ाला किया जा रहा है उन तमाम जो ज़्यादती हुई हैं उनके साथ, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ तो है कि पाकिस्तान के ना अदारे ठीक होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि एक बड़ी ऑपोज़िशन पार्टी है, आपको अच्छी लगे, आपको बुरी लगे, जैसी-तैसी जो भी है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ चढ़ना थपेड़े मार के चुप कराया हुआ है। उसके लोगों को पकड़ा हुआ है। वो उसके लोग बोलते हैं तो उनको जेलों में डाल देते हैं। ठीक है, इमरान खान इटसेल्फ जो कि इंतहाई गंदी पॉलिटिक्स करता है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के खालिक हैं इमरान खान साहब। मतलब इतने बड़े खालिक हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के, और ज़ाहिर बात है उनको पता है अवाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पसंद करती है। साज़िशी बातें, साज़िशी ये सारा कोई पसंद करती है, तो वो कर लेते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा आइंदा ये सेटअप आ रहा है, ये एक हम लार्जर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, लार्जर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए ही था फाइनेंस मिनिस्टर। माज़ी में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आए, वो बड़े ढिले-ढिले वज़ीर-ए-आज़म होते सन, ठीक है जनाब। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनके पास पावर नहीं होती थी, तब इकॉनमी अच्छी थी। अच्छी से मुराद ये कि कंपैरेटिवली बेटर थी। आज हमारी इकॉनमी इतनी गंदी हो चुकी है कि हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते गैप। आपको पता है ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, पिछले साल मई में इस्तीफ़ा देने लगे थे, स्पीच भी लिख दी हुई थी इन्होंने। लेकिन हालात ये हुए कि IMF के साथ डायलॉग था मई में, तो ये कहा गया कि ये वज़ीर-ए-आज़म को रोक लें, ये इस्तीफ़ा ना दें। तब साबिक़ आर्मी चीफ़ बाजवा साहब होते थे और DGI फैज़ हमीद होते थे। फिर इन्होंने उनको रोका, जब रोक गए तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब तो कुछ चेंजेज़ हुई, तो फिर नवाज़ शरीफ ने कहा नहीं, अब नहीं हमने जाना, अब हम इसी हुकूमत को चलाएँगे और देखते हैं फिर क्या होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर हमारे सामने देखें क्या हुआ, गंद हुआ सारा, इमरान खान ने गंद किया, सारा कुछ हुआ और हम यहाँ पहुँच गए। सो ये है पाकिस्तान के मौजूदा आइंदा आने वाले जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ बैंकर। और ये पाकिस्तान की नई 3 महीने के लिए नई जो है वो इलेक्शंस करवाएँगे। लाइकली पॉसिबिलिटी पाकिस्तान के इलेक्शंस नवंबर में होंगे। अब और इलेक्शंस फेयर एंड फ्री होंगे? आई एम नॉट श्योर। जिस तरह माज़ी में फेयर एंड फ्री नहीं इलेक्शन होते रहे। इंडिया की तो मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पे सियासतदान एग्री, वो पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं, वो आपस में ज़रूर लड़ रहे हैं। आजकल वो गांधी वालों को सही उन्होंने रगड़ा दे रहे हैं मोदी साहब, लेकिन वो उनको गुजरात की कोर्ट ने आई थिंक डिस्क्वालीफाई करार दिया, फिर और चीज़ें भी हुई, लेकिन उनको घर से भी उनके निकाल दिया गया, सारा कुछ किया। लेकिन वो कोर्ट्स कर रही हैं वहाँ पे। लेकिन इलेक्शंस के हवाले से वहाँ पे अदारों पे एतबार है लोगों को। उनको अपने अदारों पे एतबार है कि हमारे अदारे काम कर रहे हैं, ठीक है? साढ़े यार नहीं है कि ऐसी पॉलिटिशियंस आर लाइक दे बिहेव सो मीन एंड दे आर सो सेल्फिश एट टाइम्स कि आपको लगता है यार ये क्या कर रहे हैं? मतलब दे डोंट थिंक फॉर द नेशन एंड द कंट्री, दे थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दे। लेकिन एनी हाउ, सो ये है पाकिस्तान के जी आइंदा आने वाले वज़ीर-ए-आज़म साहब। और ये बैंकर हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। क्या ये साफ़ एंड शफ़ाफ़ इलेक्शन करवा पाएँगे? नहीं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनके हाथ में सिर्फ़ इकॉनमी होगी, बस। क्योंकि हमें इकॉनमी चलानी है, हमें बचना है दरअसल। हम तो बेसिकली सर्वाइवल मोड पे है ना, तो ये फायर फाइटर हैं, इन्हें आते जो पानी दा फड़े हो होश जा। ये
تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں بس. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پی ایم ایل این نے ان کا نام پرپوز کیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی بھی مان جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ بھی مان جائے گی. مجھے دس از مائی اسیسمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی نیڈ دیم ایز اے, بیکاز ہمیں اکانومی ٹھیک کرنی ہے. سو بیکاز اگر اکانومی نہ ہوتی تو پھر یہ ممکن نہیں تھا, لیکن کیونکہ یہ آئی ایم ایف سے ڈیل وغیرہ کرتے رہے, ان کو یہ پتہ ہے, اینڈ دین پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئے گی تو ہی ول اسٹارٹ ورکنگ ایز این فائنانس منسٹر. یہ بھی آپ سن لیں. سو دیٹس واٹ دا پلان از. تھینک یو.